इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर है। इकोनॉमी बेसिकली इकोनॉमिक्स मैंने बताया था सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का समूह है, बहुत सारे नियम, सिद्धांत उसमें डेवलप हुए हैं जैसे मैंने बताया था कि माँग का नियम उसमें है, सप्लाई का भी नियम आता है, ठीक है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है, सब नियम कानून हैं ये सब। और अर्थशास्त्र में ये नियम सभी देशों में मान्य होते हैं। ये नहीं कि डिमांड और सप्लाई के रूल अलग-अलग देशों में अलग-अलग होंगे। वो सभी देशों में सेम होंगे, ठीक है? यानी अर्थशास्त्र किसी देश से कनेक्ट नहीं होता, किसी पर्टिकुलर देश को लेकर के आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है? अर्थशास्त्र में नियम कानून लागू होते हैं और वो पूरी दुनिया में एक ही समान होते हैं। वो डेवलप हुए हैं ओवर टाइम, यानी समय के साथ-साथ डेवलप हुए हैं वो। और देखा जाए तो वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो उसका हुआ है, वो अपने आप में धीरे-धीरे एक सिद्धांत के रूप में डेवलप हो गया है, जिसमें 2 भागों में डेवलप हुआ है, एक तो माइक्रो पार्ट और दूसरा मैक्रो पार्ट। माइक्रो में मैंने बताया था कि इंडिविजुअल लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं बिहेवियर को, चाहे एक इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी करें, चाहे एक कंपनी के बिहेवियर को स्टडी करें या फिर हम स्टडी करें किसी भी तरीके से एक व्यक्ति के बिहेवियर को, एक विक्रेता के बिहेवियर को, तो उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो जो है, वो लार्जर स्केल पर स्टडी करता है। एक व्यक्ति के बिहेवियर को नहीं, बल्कि एक समाज या एक पूरे देश में सभी लोगों के रोज़गार या बेरोज़गारी का अध्ययन करता है, ठीक है? गरीबी का अध्ययन करता है वो, उस देश में पॉलिसीज़ का अध्ययन करता है, उसके रेफ़रेंस में देखा गया है। और हमारा जो टॉपिक होता है बेसिकली इसी से जुड़ा हुआ होता है मैक्रो से, जो आपके सिलेबस में है, जो आपसे पूछेगा, ठीक है? अब इसको कनेक्ट करते हैं किसी इकोनॉमी से, तो इकोनॉमी का कोई सिद्धांत नहीं होता है, ठीक है? और इकोनॉमी का स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं होता, इकोनॉमी का कोई सब्जेक्ट मैटर भी नहीं होता। जैसे मैंने सभी में कंपोनेंट लिखवाया आपको, माइक्रो में लिखवाया, मैक्रो में लिखवाया, लेकिन इसका कोई कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है? इस तरीके के सिद्धांत जो डेवलप होते हैं मतलब जो इकोनॉमिक्स में डेवलप होते हैं, उसी को इस्तेमाल इकोनॉमी करती हैं, ठीक है? और अपने-अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार करती है क्योंकि इकोनॉमी जो है एक देश से जुड़ा मामला है, ठीक है? जैसे मैं कहूँ कि जब कोई इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमी या अमेरिकन इकोनॉमी या चाइनीज़ इकोनॉमी, ठीक है? तो इसका मतलब है ये देश से जुड़ करके ही अपने अर्थ को पूरा करती है, ठीक है? जब तक देश से नहीं जुड़ेगी, तब तक ये अर्थ इसका पूरा निकलेगा ही नहीं, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी कैसी नज़र आती है आपको है? अब उसमें आपको देखना है अमेरिकन इकोनॉमी से अलग है ये, इंडियन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी वाइज़ देशों के अनुसार ये डिफ़र करेगा ये, अंतर करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि सारी देशों की इकोनॉमी एक ही जैसी होगी। उसमें जो नियम कानून होंगे इंटरनली किसी इकोनॉमी में वो अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे एक देश की इकोनॉमी के नियम जैसे भारत में अगर लैंड के बारे में नियम है या मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नियम है या एग्रीकल्चर के बारे में नियम है या रिसोर्सेज़ के बारे में नियम है, संसाधनों के बारे में, सभी देशों से में अलग-अलग ये होता है। हमारे देश में भी अलग है, अमेरिका में भी अलग पॉलिसी होगी और चाइना में भी अलग पॉलिसी होगी या रूस में भी अलग पॉलिसी होगी। सभी देशों में ये अलग-अलग तरीके की पॉलिसी सभी के बारे में होती है। जैसे अगर कृषि के बारे में नीति की बात करें, तो भारत में कृषि के बारे में नीति ये है कि भारत सरकार कोई खेती नहीं कराएगी, ठीक है? यानी एग्रीकल्चर प्राइवेट सेक्टर में होता है हमारे देश में, पब्लिक सेक्टर में नहीं है ये। पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकारी क्षेत्र। तो गवर्नमेंट सेक्टर में ये नहीं है, बल्कि ये किसमें है? प्राइवेट सेक्टर में। यानी किसान प्राइवेट व्यक्ति है और किसान ही खेती करता है और किसान ही डिसाइड करता है कि हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है। तो वही ये डिसाइड करता है। तो कुल मिलाकर के इसका प्रोडक्शन जो है, एक तरीके से किसान करता है और इसी तरीके से अगर जाएँगे रूस में 1991 से पहले की स्थिति रूस में अगर देखें, तो 1991 से पहले रूस की स्थिति अलग थी। 1991 के बाद रूस में स्थिति बदल गई। रशियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर को कोऑपरेटिव तरीके से डील किया जाता था। कोऑपरेटिव का मतलब किसान भूमि पर सामूहिक रूप से खेती करेंगे, ठीक है? यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग का सिद्धांत वहाँ पर था, तो अलग तरीके का है। अमेरिका में भी हमारे जैसे सिद्धांत है, लेकिन हमारे जैसे सिद्धांतों के होते हुए भी अमेरिका का किसान ज़्यादा स्वतंत्र है, ठीक है? और वहाँ का किसान इतना कैपेबल भी है कि वो अपने रिसोर्सेज़ को खुद डेवलप कर सकता है, सिंचाई की सुविधा को खुद डेवलप कर सकता है, क्योंकि बड़े-बड़े फार्मलैंड है वहाँ पर और बड़ी आसानी से खेती कर सकता है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में ही है। तो इसके बारे में अलग-अलग नियम हैं। इसी तरीके से अगर देखें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो वो भी नियम डिफ़र करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखें तो भारत में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली।
जिसमें सरकार भी उद्योग लगाती है और निजी क्षेत्र भी उद्योग लगाता है। लेकिन रशियन मॉडल में, रशियन इकोनॉमी में क्या हुआ? रशियन इकोनॉमी में 1991 से पहले जाएँगे तो केवल सरकार उद्योग लगाती थी, ठीक है? और अगर अमेरिकन मॉडल में जाएँगे इकोनॉमी के, तो अमेरिकन मॉडल में उद्योग लगाने की ज़िम्मेदारी किसकी थी? प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर केवल उद्योग लगाता था। तो हमारे देश में दोनों लगा रहे हैं। रसिया में केवल सरकार लगा रही थी 1991 से पहले और अमेरिका में आज भी केवल प्राइवेट सेक्टर लगाता है। सरकार का कोई रोल नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है? इसका मतलब सरकार मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट ही नहीं करती वहाँ पर। तो अलग-अलग पॉलिसी है सबकी और अलग-अलग पॉलिसी के हिसाब से काम करते हैं। जैसे हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया तो अमेरिका ने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अपनाया, रसिया ने सोशलिस्टिक इकोनॉमी अपनाया। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहाँ पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। ठीक है? समाजवादी नेचर ही ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर महत्व ही नहीं दिया जाता। बल्कि पब्लिक सेक्टर ही इन्वेस्टमेंट करती है, पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन करेगी, पब्लिक सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, पब्लिक सेक्टर ही प्राइस तय करेगी, सब कुछ पब्लिक सेक्टर करेगी, यानी सरकार का क्षेत्र। अगर मैं अमेरिकन मॉडल में जाऊँ तो प्राइवेट व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग करता है और प्राइवेट व्यक्ति ही जो है वो क्या प्रोडक्शन करेगा डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट और साथ ही साथ वो ये भी डिसाइड करता है ये भी वहाँ पर प्राइस जो है कहीं सरकार डिसाइड नहीं करती वस्तुओं के। वो मार्केट के फोर्सेस के आधार पर यानी डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होते हैं। तो डिमांड और सप्लाई कहीं न कहीं महत्वपूर्ण उपकरण है जहाँ पर प्राइसेस तय होते हैं। हमारे देश में डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही प्राइसेस तय होते हैं। लेकिन कभी-कभी सरकार इंटरफेयर कर देती है, कि किसी आवश्यक वस्तु है, तो उसके मूल्य खुद तय कर देगी सरकार। ऐसे काम करती रहती है सरकार। तो कुल मिलाकर के अपनी तरीके से सभी देशों की इकोनॉमी होती है। तो इकोनॉमी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ना इसमें कोई सिद्धांत है, ना ही इसमें कोई थ्योरीज़ हैं, ना ही इसमें कोई प्रिंसिपल्स हैं, बल्कि ये किसी देश के साथ जब जुड़ती है तो ये अपने अर्थ को पूरा कर लेती है और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में डेवलप सिद्धांतों को इस्तेमाल करती है। ठीक है? जो इकोनॉमिक्स में सिद्धांत डेवलप हुए हैं, उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़ती है और अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसे डेवलप कर लेती है। ठीक है? इसी तरीके की चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में सभी के बारे में अलग-अलग नीतियाँ या नियम होते हैं। सभी देशों में अलग-अलग होते हैं। जैसे मैंने बताया भूमि के बारे में या मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ट्रेड के बारे में भी नीतियाँ अलग-अलग होंगी। जैसे 1991 से पहले ही भारत में ट्रेड के लिए पॉलिसी ये थी कि ट्रेड जो सिर्फ़ सरकारी एजेंसियाँ करेंगी। यानी प्राइवेट व्यक्ति ट्रेड नहीं करता था, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट प्राइवेट व्यक्ति नहीं करता था भारत में, 1991 से पहले। लेकिन 1991 में सुधार हुआ, हमने उदारीकरण की नीति अपनाई, प्राइवेटाइज़ेशन की नीति अपनाई, तो प्राइवेट सेक्टर को भी महत्व मिलने लगा, वो भी अब जो है ट्रेडिंग हाउसेज़ बन सकते हैं, वो भी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने भी बढ़ावा दिया, उनके माध्यम से ही बढ़ावा मिला। इन सारी चीज़ों को हम इसमें देखते हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि एक इकोनॉमी जो है, उसकी इंटरनल पॉलिसी से जुड़ा हुआ मामला है और इंटरनली वो किस इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या-क्या नीतियाँ अपनाती हैं, वो उससे जुड़ा हुआ मामला है और इकोनॉमिक्स में डेवलप सिद्धांतों को उसमें इस्तेमाल कर लिया जाता है। इकोनॉमी के भी कई टाइप होते हैं, ठीक है? इकोनॉमी के जैसे कुछ अर्थव्यवस्थाओं को या इकोनॉमीज़ को आप देखते होंगे कि विकसित हैं और कुछ जो है विकासशील हैं, ठीक है? इस तरीके की अर्थव्यवस्थाओं को भी हम स्टडी करेंगे इसमें। इसके अलावा कुछ अर्थव्यवस्थाएँ ऐसी होती हैं जो पूँजीवादी हैं, कुछ अर्थव्यवस्थाएँ समाजवादी हैं, कुछ अर्थव्यवस्थाएँ जो होती हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती हैं, यानी एक मिडल पाथ अपना लेती है, मध्य मार्ग और दोनों का मिक्स नेचर अपना लेती हैं, जैसे भारत ने अपनाया 1948 में। तो उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी तरीके से अर्थव्यवस्थाओं के नेचर में एक खुली अर्थव्यवस्था आती है और एक बंद अर्थव्यवस्था आती है। तो खुली और बंद अर्थव्यवस्था क्या है, उस पर भी बात करेंगे। अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न नेचर में खुली और बंद पर भी हम बात करेंगे इसमें।
इसके अलावा कुछ और नेचर पर भी हम बात करेंगे, मतलब इकोनॉमी के बहुत सारे टाइप्स हैं, उन सभी पर बात करेंगे। कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पीटी एग्जाम में। तो पीटी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे आएंगे, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें से बंद अर्थव्यवस्था का सही रूप में वर्णन कौन सा पॉइंट कर रहा है। 4 पॉइंट आपको दे देंगे, 4 ऑप्शन, और बंद अर्थव्यवस्था का वर्णन कौन सा कर रहा है वो उसमें देखना है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें इसमें आती हैं। तो कुल मिलाकर के ये टाइप्स को हम लोग जब देखेंगे तो थोड़ा एलिब्रेटेड वे में इसको देखेंगे। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमी की परिभाषा लिख लेते हैं, और परिभाषा के आधार पर हम आगे बढ़ते फिर टाइप्स पर बातचीत करेंगे आपसे। ठीक है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है, पक्ष। वस्तुतः यह अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। वस्तुतः यह अर्थशास्त्र का क्रियाशील रूप है। अर्थशास्त्र का क्रियाशील रूप है। वस्तुतः यह अर्थशास्त्र का क्रियाशील रूप है। क्रियाशील रूप है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, किसी भी अर्थव्यवस्था का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। परंतु जब यह परंतु जब यह किसी देश के साथ जुड़ती है। परंतु जब यह किसी देश के साथ जुड़ती है तो अपने अर्थ को पूरा करती है। जब यह किसी देश के साथ जुड़ती है तो अपने अर्थ को पूरा करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, वस्तुतः वस्तुतः एक अर्थव्यवस्था एक देश की आर्थिक प्रणाली एक अर्थव्यवस्था एक देश की आर्थिक प्रणाली का वर्णन करती है। वर्णन करती है। एक अर्थव्यवस्था एक देश की आर्थिक प्रणाली का वर्णन करती है जिसमें जिसमें भूमि भूमि, श्रम, संसाधन, भूमि, श्रम, संसाधन, व्यापार, उत्पादन, विनिर्माण विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण तथा वितरण के संबंध में तथा वितरण के संबंध में
नीतियां होती हैं, वितरण के संबंध में नीतियां होती हैं। ठीक है, जैसे भारत में वितरण करने का काम, प्रोडक्शन करने का काम दो लोग कर रहे हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर और दूसरा सरकारी क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर। और वितरण भी ये दोनों करते हैं, प्रोडक्शन जो कर रहा है वो वितरण भी कर रहा है। और सरकार का वितरण जो है वैसे लोगों के लिए भी होता है जो जिनके पास परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता है, और जिसके पास नहीं है उनके लिए भी होता है। जैसे उनको बहुत सारी वस्तुएं सेवाएं सस्ते मूल्य पर देती है सरकार। ठीक है, गरीब वर्ग है, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो सरकार की ड्यूटी है कि उनको बहुत सारी वस्तुएं सेवाएं सस्ते मूल्य पर या कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे दें। ठीक है, जैसे अनाज 5 किलो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार अभी बहुत दिनों से दे रही है। ठीक है, लेकिन उससे पहले नॉमिनल चार्ज लिया जाता था, 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल, इस तरीके का चार्ज लिया जाता था। अभी वो भी खत्म कर दिया गया है और पिछले कुछ समय से ये लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट 5 किलो अनाज पर व्यक्ति दिया जा रहा है। एक परिवार में 25 किलो अनाज दिया जाता है इसका मतलब। ठीक है, 1 महीने में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेवा में शिक्षा अगर देखें तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ये भी एक डिलीवरी है, सर्विसेज की डिलीवरी कर रही है सरकार जो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। तो इसे हम लोग वितरण कहते हैं। वितरण में सरकार ये देखती है कि उन लोगों तक भी वो सेवाएं, सुविधाएं, वस्तुएं पहुंच जाए, बेसिक नीड्स पहुंच जाए, जिससे उनका भी विकास हो सके। जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, जो खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं, जो गरीब हैं, उन तक पहुंच जाइए। और साथ ही साथ ये भी देखती है कि देश का विकास भी हो, आर्थिक विकास भी हो, तो उन वर्गों को भी टारगेट करती है जहां से उनको प्रॉफिट हो सके। इसलिए दोनों तरफ वो वितरण करती है। लेकिन निजी क्षेत्र केवल प्रॉफिट की तरफ जाएगा। जिनके पास परचेजिंग पावर है उन्हीं को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, और जिसके पास नहीं है, क्योंकि वहां से प्रॉफिट आएगा नहीं उनको, तो वो क्यों उनको देगा। तो सरकार की ड्यूटी है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी रोल प्ले करे। अमेरिका में ऐसा कोई मॉडल नहीं है। अमेरिका में देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है पूरा, और प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है। और प्रॉफिट नहीं है तो वो प्रोडक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, प्रॉफिट है तो प्रोडक्शन करेगा, और प्रोडक्शन करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो लोगों को, और वैसे लोगों को करेगा जिनके पास परचेजिंग पावर है, जो पैसा दे सकते हैं, जहां से उनको लाभ मिल सकता है, उन लोगों को करेगा। जबकि अन्य लोग जिनसे लाभ नहीं मिल सकता उनको ये बिल्कुल नहीं करेगा। और सरकार भी वहां पर कोई रोल प्ले नहीं करती है। सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता दिला देगी। बेरोजगारी भत्ते से वो अपनी परचेजिंग पावर को बढ़ा देती है उनके हैं, ताकि वो भी सामान खरीद सके, क्योंकि सरकार कोई प्रोडक्शन नहीं करती है, सरकार कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती। हाँ, पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है कि पैसा बेरोजगारी भत्ते के माध्यम से दे। जैसे कोरोना काल में अमेरिका में बेरोजगारी भत्ता ठीक ठाक दिया गया। ठीक है, लोगों को प्रति व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता अच्छा दिया गया। जैसे भारत में केवल अनाज दिए गए लोगों को, ठीक है, लेकिन वहां पर बाकायदा बेरोजगारी भत्ता दिया गया, और बहुत सारे लोगों को दिया गया। जो लोग भी रोजगार जिनका छूट गया था सबको दिया गया, और अच्छी खासी मात्रा में दिया गया। तो इस तरीके की चीजें अमेरिका में होती हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर समय अमेरिका करेगा, ऐसा नहीं है। उसका मानना है कि डिमांड और सप्लाई के रूल के अनुसार इतनी समृद्धि आ जाएगी हमारे देश में कि सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, और सभी लोग के पास परचेजिंग पावर पहुंच जाएगी, और सभी लोग जो है अपनी आवश्यकताओं को अपनी इनकम से पूरी कर पाएंगे। ये अमेरिका का टारगेट है। हमारा टारगेट ये है कि अभी चूंकि देश में ग्रोथ रेट इतना नहीं है, समृद्धि दर इतनी नहीं है, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाएंगे, और बेरोजगार रह जाएंगे तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार करेगी। इस तरीके की चीज वो करते हैं। तो हम सोशल वेलफेयर की तरफ भी जाते हैं। इसलिए विकासशील देशों में देखेंगे कि जो धन संसाधन है, सरकार के पास जो पैसा है, उसकी अक्सर बर्बादी भी होती है। क्योंकि जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वस्तुएं दे रहे हैं, तो संसाधन बर्बाद हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, क्योंकि वो संसाधन एक्चुअली अगर प्रोडक्शन कार्यों में लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता, उद्योगों का विकास होता, उद्योगों को लगाने में लगता, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता, परमानेंट नेचर का होता। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, बल्कि उसका पैसा कहाँ खर्च कर दिया गया, सब्सिडी देने में। उसका पैसा खर्च कर दिया गया लोगों को फ्री की शिक्षा, फ्री का स्वास्थ्य, फ्री का अनाज देने में। और इसकी वजह से सरकार के ऊपर बजट पर बर्डन आया, सरकार के पास पैसे ही नहीं बचे कि वो उद्योग धंधे लगा सके। तो इस वजह से चीजें गड़बड़ हुई हैं कुल मिलाकर के। तो भारत जैसे विकासशील देश में संसाधनों की बर्बादी एक आम बात है, बहुत आम बात है। क्योंकि यहाँ पर गरीबी को हम डायरेक्टली दूर नहीं करते कि उनको रोजगार दे दे, क्योंकि रोजगार के इतने अवसर ही नहीं है। ठीक है, रोजगार के अवसर तब क्रिएट होंगे जब धीरे धीरे हमारा समृद्धि दर बढ़ता चला जाएगा, तब क्रिएट होंगे। और ऊपर से भारत में जनसंख्या भी ज्यादा है, अमेरिका से तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है। अमेरिका से 5 गुने हम ज्यादा हैं, वो 32 करोड़ हैं,
और हम 150 होंगे, ठीक है? पता नहीं कितने होंगे, नहीं पता, लेकिन 150 होंगे करोड़, ठीक है? तो 5 गुनी जनसंख्या उनकी अपेक्षाकृत है। तो सोच लें वो अपने लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, ठीक है? और प्रोडक्शन इतना है वहाँ पर कि अमेरिका आज से आज़ाद तो हुआ नहीं, 1776 में वहाँ पर क्रांति हुई थी और 1776 में क्रांति हुई और भारत 1757 की प्लासी के बाद गुलाम होना शुरू हुआ था। यानी जिस समय उनकी आज़ादी आई, उस समय हमारी गुलामी आई थी, ठीक है? और उसके बाद 190 साल हम गुलाम रहे। 1757 बंगाल से शुरू हुआ ये मामला और पूरे देश में फैलता चला गया और अंग्रेजों ने 190 साल तक गुलाम बना करके भारत पर राज किया, शोषण किया। उसकी वजह से संसाधन नहीं थे, तो अमेरिका को बहुत स्पेस मिल गया था डेवलप होने का, क्योंकि 1776 में उनकी आज़ादी मिली और 1783 में ब्रिटेन ने रिकॉग्नाइज़ कर दिया, 1793 में उन्होंने अपना संविधान बना दिया और अमेरिका ग्रोथ के नए कीर्तिमान रचने लगा, ठीक है? नए-नए कीर्तिमान आने लगे वहाँ पर और प्रोडक्शन लगातार बढ़ने लगा और फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर लगातार जो है उन देशों में जो रहा है यूरोप के देशों में, उसकी वजह से अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप के लिए तबाही थी, लेकिन अमेरिका के लिए वरदान था ये। क्योंकि अमेरिका उस समय अपने प्रोडक्शन को बढ़ा करके दुनिया भर में सप्लायर बन गया था वस्तुओं का। प्रोडक्शन क्लाइमेक्स पर था उसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में और उसी दौरान अमेरिका का इमरजेंस एक सुपर पावर के रूप में हुआ था, एक सुपर पावर और हम गुलाम ही थे अभी तक। 1947 में आज़ादी मिली तब से हम लगे हुए हैं, इतना आसान भी नहीं है दुनिया अब, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तो अमेरिका की बादशाहत आज भी कायम है और भारत जो है विकासशील देश से विकसित देश की तरफ हम धीरे-धीरे ही आगे बढ़ पाएँगे। और देखते हैं कि कितने दिनों में होता है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता क्योंकि अगर जापान का मामला लें, तो जापान का आधुनिकीकरण और जापान का इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जापान एशिया क्या पूरी दुनिया में सबसे कम समय में डेवलप्ड होने वाला देश है, सबसे कम समय में, मात्र 30 से 40 साल लगे उसको डेवलप्ड होने तक। तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल भी है कि कम समय में भी हो सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज़ को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना होगा, मानव संसाधनों को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना होगा और वो अगर नहीं कर पाते हैं, तो वो हम कभी नहीं कर पाएँगे जो हम चाहते हैं। तो प्रॉब्लम वहाँ पर बनी रहेगी, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर हैं। अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं? परिभाषा मैंने लिखा दिया है, प्रकारों पर। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकारों पर बात करें तो इसको कई तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है? इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे, छोटे-छोटे कुछ टर्म हैं, उनको देखते चलते हैं। तो पहला टर्म हम लोग लेंगे कि जब एक तरीके का विभाजन होता है शेष विश्व के साथ संबंधों के आधार पर। यानी अर्थव्यवस्था का एक विभाजन का तरीका है कि एक देश का शेष विश्व से किस तरीके का संबंध होता है एक अर्थव्यवस्था का। क्योंकि एक देश की अपनी अर्थव्यवस्था होती है। वो देश डिसाइड करता है कि उसका शेष विश्व के साथ किस तरीके का संबंध होगा। ठीक है? तो पहला प्रकार हम लोग देखेंगे इसमें शेष विश्व के साथ संबंधों के आधार पर। शेष विश्व के साथ संबंधों के आधार पर। यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। शेष विश्व के साथ संबंध। तो एक देश का अगर शेष विश्व के साथ कोई संबंध नहीं है, संबंध कैसा होता है? अर्थव्यवस्था में संबंध का मतलब ये है कि आयात का संबंध, निर्यात का संबंध या पूंजी के लेन-देन का संबंध, ठीक है? आयात किस चीज़ का होता है? तो वस्तुओं का, सेवाओं का, जो देश की ज़रूरतों के अनुसार होता है। और निर्यात किस चीज़ का होता है? तो वस्तुओं का, सेवाओं का, जो उस देश की ज़रूरतों के अनुसार होगा। यानी 2 देश आपस में जब आयात-निर्यात संबंध बनाते हैं या अधिक देश जब आपस में आयात-निर्यात संबंध बनाते हैं, तो वो देश जो है एक तरीके से ग्लोबलाइज़्ड दुनिया के चैलेंजेज़ को फेस करने जा रहा है। क्योंकि वैश्वीकृत दुनिया में कोई भी देश कभी भी वैश्वीकृत की ही क्या बात करें, दुनिया का कोई भी देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। कि सारी वस्तुएँ, सारी सेवाएँ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? कि सारी ज़रूरतें हम इंटरनली पूरा कर लें?
ऐसा नहीं होगा। ज़रूर बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं के लिए हमें दूसरे देश पर निर्भरता रहेगी, वो रहेगी ही रहेगी। कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास है कि न रहे, ठीक है? इसलिए देशों का संबंध जब बनता है तो आयात-निर्यात उसमें देखा जाता है। कई देशों में पूँजी की कमी होती है, जैसे भारत में पूँजी की कमी है, पैसे की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, ठीक है? तो हम टेक्नोलॉजी पूँजी को भी इम्पोर्ट करते हैं। दूसरे देश में पूँजी ज़्यादा है, जैसे अमेरिका के लोगों के पास पूँजी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी अच्छी वहाँ की है, तो हम इम्पोर्ट करते उसको हैं, विदेशी निवेश के माध्यम से अपने देश मँगाते हैं कि आ जाओ हमारे देश में आपके पास ऑप्शन है, कंपनी लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, अपने व्यापार चलाओ, ठीक है? आपके लिए हम सुविधाएँ देंगे। तो विदेशी कंपनियाँ भी देश में होती हैं। वो किस तरीके से आती हैं? विदेशी निवेश के माध्यम से, कि उन देशों का निवेश हमारे देश में हो जाता है। तो इस तरीके के संबंध जब बनते हैं कि एक देश जो है आयात-निर्यात और पूँजी के लेन-देन से दुनिया के देशों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वो देश जो है खुली अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है? खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। और दूसरा तरीका इसका है बंद अर्थव्यवस्था का, यानी जब एक देश का शेष विश्व के साथ किसी प्रकार का निर्यात, आयात और पूँजी के लेन-देन का कोई संबंध ना हो। यानी अर्थव्यवस्था तन्हाई में जी रहा हो, अकेले में जी रहा हो और उसमें कोई आयात-निर्यात और पूँजी के लेन-देन का संबंध दुनिया के देशों से ना हो। तो ऐसे देश को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था के एग्ज़ाम्पल नहीं मिलेंगे आपको दुनिया में, ठीक है? क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था बंद हो ही नहीं सकती है। बंद हो जाएगी तो उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाएगी, वहाँ के नागरिकों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए अर्थव्यवस्थाएँ ज़्यादातर खुली होती हैं, क्योंकि आयात-निर्यात संबंध होगा ही होगा दुनिया से, ठीक है? हो सकता है कि बहुत सारे देशों से ना हो, आस-पड़ोस के देशों से हो, लेकिन होगा ज़रूर वो। तो आयात-निर्यात संबंध होगा, पूँजी के लेन-देन का संबंध होगा, ये संबंध जब स्थापित होता है तो उसे हम खुली अर्थव्यवस्था में रख देते हैं। आज की डेट में ही नहीं, एंशिएंट पीरियड से ही, ठीक है? जब हड़प्पा सभ्यता रहा है, व्यापार की शुरुआत होगी, तो खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है? यानी हड़प्पा सभ्यता अपने आप में खुली अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद भारत कभी बंद हुआ ही नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे देश में इतिहास में ये नियम कानून भी शास्त्रों में लिखे गए हैं कि अगर एक देश के व्यक्ति समुद्र पार जाते हैं, तो उनको उनकी जाति, उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। रोकने की कोशिश भी की गई, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ताना दे करके या मान्यता दे करके कि आप समुद्र पार नहीं जा सकते। दुनिया के दूसरे देश से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रख सकते हैं। रोकने की कोशिश भी हुई, लेकिन ये रुके नहीं हम लोग। क्योंकि भारत का एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन उनको व्यापार में सुविधा भी देता है, क्योंकि भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है और समुद्रों के माध्यम से व्यापार की जबरदस्त सुविधा उसके पास है। तो वो उस सुविधा का इस्तेमाल लगातार करता रहा है और पूरे एंशिएंट और मिडाइवल पीरियड में आप जाकर देख लेंगे, तो भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा ओपन रही है। ठीक है? हमारे देश में लोग आए, सामान ले गए, हम दूसरे देशों को सामान पहुँचाते रहे हैं, इम्पोर्ट करते रहे हैं, एक्सपोर्ट करते रहे हैं। ये चीज़ें होता रहा है। और बड़े-बड़े व्यापारी भी रहे हैं। इतिहास जब पढ़ेंगे तो एक तरीके का एंशिएंट पीरियड में एक सिस्टम व्यापार का चला था हमारे देश में। इसको हम लोग गिल्ड सिस्टम या श्रेणी व्यवस्था कहते हैं। गिल्ड एक ही प्रकार का व्यापार या व्यवसाय करने वाले लोगों का समूह होता था। एक ही प्रकार का व्यापार या व्यवसाय करने वाले लोग एक ग्रुप में बन जाते थे। एक ग्रुप बन जाते तो उनको हम लोग श्रेणी कहते थे, गिल्ड। और वो श्रेणी जो है दुनिया के दूसरे देशों से व्यापार भी करती थी। ठीक है? यानी समूह में बन करके जैसे मान लें कपड़े के व्यापारी हैं सारे, तो कपड़ा उत्पादन कर रहे हैं और कपड़े के उत्पादन करने वाले सारे एक गिल्ड में बन जाएँगे। वो सारे कपड़े बेचने वाले का समूह होगा, कपड़े मैन्युफैक्चरिंग करने वालों का समूह हो जाएगा और वो दुनिया के देशों में व्यापार करेंगे, आंतरिक व्यापार करेंगे, एक्सटर्नल व्यापार करेंगे। ठीक है? उनके अपने नियम कानून भी होते थे, उसमें बैंकिंग सिस्टम के रूप में भी काम होता था, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की चली हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कभी बंद हुए हैं, हम हमेशा खुले रहे हैं, अर्थव्यवस्था हमारी खुली रही है, आज भी खुली है। आज ज़्यादा ग्लोबलाइज़्ड होने की तरफ हम लोग हैं, ज़्यादा वैश्वीकृत होने की तरफ हैं। भारत फुल्ली ग्लोबलाइज़्ड अभी नहीं है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? लेकिन बहुत हद तक हम वैश्वीकृत हो चुके हैं, ठीक है? ये सिर्फ़ मैं आर्थिक मामलों की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि कहीं से खान-पान, पहनावा आ रहा है तो हम ग्लोबलाइज़्ड हो गए। अनडाउटेडली कि जब हम इकोनॉमिकली किसी देश से जुड़ेंगे, तो बहुत सारी कल्चरल एक्सचेंजेज़ भी होते हैं। उनका कपड़ा हम पहनने लगते हैं, फैशन बन जाता है वो, ठीक है? उनका खाना हम खाने लगते हैं, वो हमारा खाना खाने लगेंगे, ठीक है? चाउमीन चीन का है, ले आए खाना, हम खाने लगे, ठीक है? बहुत सारे हमारे जो डिशेज़ हैं वो दुनिया के और देशों में खाए जा रहे हैं, ठीक है? अब सोचिए आजकल पॉपुलर है ये क्या नाम है इसका मोमोज़, कहाँ से आया ये? इसका कॉन्सेप्ट ही चाइना का है, ठीक है?
ये हमारे देश का कॉन्सेप्ट थोड़ी है, हम लोगों ने उसे थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया, तल करके खाने लगे। ठीक है, फ्राइड मोमोज आ गया उसमें। हम लोग थोड़ा चटक मटक खाने के आदती हैं, तो फ्राइड मोमोज आ गया। ठीक है, उसमें चटनी और तमाम तरीके की चीजों से उसको भूख लग रहा है क्या? नहीं नहीं। मैं नहीं खाता हूँ, मैं बता दूं कि ये चीजों से मैं दूर रहता हूँ। ठीक है, कभी कभी कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ समय पहले खा लिया था दोस्तों के साथ, लेकिन अब एकदम से छोड़ दिया है। लेकिन घर में नहीं छुड़वा सकता ना मैं। खाने की स्वतंत्रता सबको है, ठीक है, पहनने की स्वतंत्रता भी सबको है, यानी अपने हिसाब से काम करने की स्वतंत्रता है। तो मेरी बेटियां हैं, वो मांगती रहती, खाती रहती हैं, क्या करें, मना करने के बाद भी नहीं मानती हैं। वो तो जानते हैं कि लोट पोट कर देंगे कि नहीं हमें खाना ही है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती हैं कहीं ना कहीं। और ये जो है दुनिया के देशों से एक्सचेंज का उदाहरण है, कि कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते हैं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, या इकोनॉमिक कनेक्शन के साथ। ठीक है, अब देखें कि हम लोग जो आजकल ये पहनावा पहन रहे हैं, हमारा अटायर थोड़ी ये है, हमारा पहनावा नहीं ये है। ये पहनावा बेसिकली वेस्टर्न है, यानी हम लोगों ने पहनावे को वेस्टर्न बना दिया। लैंग्वेज देख लें, अंग्रेजी बोलने लगे। ठीक है, ग्लोबलाइज ग्लोबल लैंग्वेज है, और दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे अंग्रेजी काम ही करेगा आपके लिए, क्योंकि इंटरेक्शन आप जिससे कर पाएंगे वो अंग्रेजी ही होगी, क्योंकि दुनिया के हर देश में है, तो लैंग्वेज भी ग्लोबल हो गया। ठीक है, मुद्रा भी ग्लोबल हो गई, देखिए डॉलर, डॉलर का महत्व बढ़ गया। डॉलर में आप व्यापार कर सकते हैं दुनिया के देशों से। हमारे पास डॉलर है तो हम दूसरे देश से सामान मंगा सकते हैं, डॉलर पे कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। रुपया इंटरनेशनल करेंसी नहीं है। रुपया को हम नहीं दे सकते, जैसे हमने किसी से इंपोर्ट किया, रुपया देंगे तो नहीं लेगा हमसे, लेकिन डॉलर देंगे तो ले लेगा। ठीक है, क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी हो गई है। और इसी तरीके से और भी करेंसीज ग्लोबल है, केवल यही नहीं है, और भी है, जैसे पाउंड स्टर्लिंग है, क्योंकि पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की करेंसी है, और दुनिया के देशों पर उसका राज भी रहा है। तो जहां जहां रहा है वहां पर पाउंड स्टर्लिंग चलता रहा है, और आज की डेट में उसका भी अपना वैल्यू है। चीन की मुद्रा भी ग्लोबल बनती जा रही है। हमारी मुद्रा भी नहीं बनी, लेकिन चीन की मुद्रा बनती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, और वो बन जाएगी एक समय के बाद, देखेंगे कि चीन की मुद्रा भी ग्लोबल करेंसी में आ जाएगी। हमने अभी तक कोई एफर्ट नहीं किया है, लेकिन अभी नहीं बनेंगे हम। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें ग्लोबल हो जाती हैं। कनेक्शन जब बढ़ता है तो सारी चीजें ग्लोबल हो जाती हैं। तो इसमें पहला लिख लेंगे, हेडिंग कर लेंगे, खुली अर्थव्यवस्था। शेष विश्व के साथ संबंधों के आधार पर पहला हेडिंग है खुली अर्थव्यवस्था। खुली, ओपन, हाँ खुली अर्थव्यवस्था। लिख लेंगे इसमें। जब एक देश का जब एक देश का शेष विश्व के साथ जब एक देश का शेष विश्व के साथ जब एक देश का शेष विश्व के साथ आयात निर्यात आयात निर्यात और पूंजी के लेन देन का आयात निर्यात और पूंजी के लेन देन का संबंध होता है। आयात निर्यात और पूंजी के लेन देन का संबंध होता है। तो उसे पूंजी के लेन देन का संबंध होता है, तो उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था, जब एक देश का जब एक देश का शेष विश्व के साथ
जब एक देश का शेष विश्व के साथ किसी प्रकार का जब एक देश का शेष विश्व के साथ किसी प्रकार के आयात निर्यात किसी प्रकार का आयात निर्यात और पूंजी के लेन देन का आयात निर्यात और पूंजी के लेन देन का संबंध न हो पूंजी के लेन देन का संबंध न हो तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो खुली और बंद यही आपका है। सिंपल सा डेफिनेशन है। आयात निर्यात संबंध होगा, पूंजी के लेन देन का संबंध होगा तो खुली हो जाएगी, नहीं होगा तो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसका मतलब है। इकोनॉमिकली कोई अर्थव्यवस्था आज की डेट में बंद नहीं है। सारी अर्थव्यवस्थाएं लगभग खुली हैं। इसके एग्जाम्पल बंद के नहीं मिलेंगे आपको दुनिया भर में। विभाजन का दूसरा जो प्रकार है वो है विकास की विभिन्न अवस्थाओं आधार पर। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर तो किसी भी अर्थव्यवस्था की विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें वो देश या तो विकसित हो सकता है या विकासशील हो सकता है या फिर पहले की परिभाषा के अनुसार अल्प विकसित हो सकता है। ठीक है, विकसित यानी डेवलप्ड, विकासशील यानी डेवलपिंग और अल्प विकसित का मतलब लीस्ट डेवलप्ड। लेकिन अब जो परिभाषा आती है सिर्फ दो ही आती है, या तो कोई अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है या कोई अर्थव्यवस्था विकासशील हो सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, चाइना भी है विकासशील, पाकिस्तान भी विकासशील है। ठीक है, यानी एशिया की मैक्सिमम अर्थव्यवस्थाएं आप देखेंगे विकसित नहीं है, विकासशील है। जापान को छोड़ दें अगर, तो जापान एक विकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जापान मैंने बताया कि दुनिया का ऐसा देश रहा है जो 40-30-40 साल में अपने आप को विकसित कर लिया उसने, और ये यूनिक एग्जाम्पल है दुनिया भर में अपने आप। तो जापान की अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो प्रश्न ये है कि किसी देश को विकासशील कब मानते हैं और विकसित कब मानते हैं, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि भारत विकासशील है तो क्यों है, हम विकसित क्यों नहीं लिख सकते अपने नाम के साथ कि भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था है, ऐसा लिख दें? कोई मनमानापन है इसमें? बताएं। अपने आप लिख सकते हैं या कुछ क्राइटेरिया इसके होते होंगे, नेचुरली कुछ क्राइटेरिया होते होंगे, और वो क्राइटेरिया पर अगर भारत अ, अपेक्षित अपेक्षाओं पर खरा उतरता है तो भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था हो जाएगा, और अगर नहीं उतरता है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, दुनिया में मैं बता दूं, आश्चर्य होगा जान करके, अनुमान लगाएं कितनी अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो सकती है। अनुमान लगाते रहें, कितनी अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो सकती हैं दुनिया भर में? 200 से अधिक देश हैं। 5-10। यूरोप के मैक्सिमम देश विकसित हैं, मैक्सिमम। कनाडा विकसित है, नॉर्थ अमेरिका में। अमेरिका विकसित है, यूएसए। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड विकसित है, जापान विकसित है। तो मोटे मोटे नाम तो दो ही कॉन्टिनेंट में ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था जोड़ लेंगे जिसमें करीब करीब मुझे लगता है कि 23-24 देश होने चाहिए। ठीक है, वो मैक्सिमम विकसित हैं सब।